ज़ॉम्बी मूवीज़ देखने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है, ना ही डर भी लगता है कि क्या हो अगर ये वायरस सच में फैल जाए। और क्या ये ज़ॉम्बीज़ सच में होते हैं? और क्या ह्यूमंस भी इनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं? सच कहूँ तो ये सवाल सोचने में ही बहुत डरावना है। इसकी वास्तविकता का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। जो सच है उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सच को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस के इन्फेक्ट होने के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि प्रेजेंट में कौन ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो रहा है। वैसे ज़ॉम्बीज़ का मतलब होता है एक तरीके की ज़िंदा लाश जिसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सन 1859 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल वॉलेक ने एक फंगस की खोज की जिसका नाम ऑफियोकॉर्डिसेप्स है। और ये कोई वायरस नहीं बल्कि एक तरीके की फंगस है। हाँ, वही फंगस जो बारिश के दिनों में हमारे घरों के आसपास और हरियाली के वाले इलाकों में फैलने लगती है। और ये फंगस कीड़ों को इन्फेक्ट करने लगता है और उन्हें ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसे ज़ॉम्बी एंड फंगस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जब ये सभी कीड़ों में फैलता है तो फिर भी इसे ज़ॉम्बी एंड फंगस ही क्यों कहते हैं? तो असल में ऐसा है कि अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ा करके देखें तो आप खुद ही बताएं कि कौन सा कीड़ा आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, चींटियाँ। मतलब कि ये फैलता तो सभी कीड़ों में है, लेकिन ज़्यादातर कीड़े हमारी आंखों के सामने नहीं होते हैं। चींटियों की संख्या ज़्यादा होती है। वैसे अगर इसी बात को थोड़ा और ठीक से कहें तो चींटियों की संख्या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी कीड़ों की संख्याओं में सबसे ज़्यादा होती है और ये लगातार चलती भी रहती है। इससे इस फंगस के फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसीलिए इसे ज़ॉम्बी एंड फंगस कहते हैं। वैसे इस नेचर में ज़ॉम्बी मकड़ा, ज़ॉम्बी कॉकरोच, ज़ॉम्बी घोड़ा और भी न जाने कितने तरीके की ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। क्या पता कहीं तो हमारे आसपास भी हो। ये फंगस सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी भूमध्य रेखा के आसपास के वर्षा वनों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ नमी उमस ज़्यादा रहती है, इसलिए ये फंगस जल्दी पनपता है। आपने वैसे देखा भी होगा कि जब हमारे आसपास बारिश होती है तो हमारे घरों के आसपास कई तरीके की फंगस पनपने लगती है। शहरों में तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप गाँव में या फिर जंगलों में देखें तो आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगी। किसी पुराने पेड़ या किसी नदी तालाब के किनारे ये पनपने लगती है। वैसे इस फंगस को पनपने के लिए आवश्यक टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि हमारे रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर। अब अगर हम इस टेम्परेचर वाले इलाके को अगर धरती पर ढूंढने की कोशिश करें तो ये हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रेन फॉरेस्ट, इसके अलावा ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इनमें हमें ये टेम्परेचर देखने को मिलता है। मतलब इन इलाकों में ये फंगस सबसे ज़्यादा पनपता है। लेकिन ये फंगस चींटियों तक पहुंचता कैसे है, इसका जवाब आपको खुद ही पता लग जाएगा। नहीं, ये वैसे नहीं फैलता जैसे मूवी में दिखाते हैं। एक ने दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा और इस तरीके से रेल बना दी। असल में जैसे ही कोई चींटी इस फंगस के संपर्क में आती है तो ये फंगस उस चींटी से चिपक जाता है। चींटी को तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसकी दर्दनाक मौत का पहलू अब शुरू हो चुका है, और बाकी चींटियों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि उनकी साथी चींटी अपने साथ क्या ले आई है। अब ये फंगस चींटी के शरीर के अंदर जाने की कोशिश करता है। आप सभी को पता होगा कि चींटियों का कंकाल उसके शरीर के बाहर होता है। असल में कीड़ों का कंकाल उनके शरीर के बाहर ही होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये शरीर को बाहरी तौर पर सुरक्षा प्रदान करता है। इसका एक एग्जाम्पल आपने मार्वल की मूवी आयरन मैन में भी देखा होगा, जिसमें टोनी स्टार्क का जो सूट होता है वो एक तरीके से एक्सोस्केलेटन का ही एक एग्जाम्पल है। और यही एक्सोस्केलेटन चींटी की भी सुरक्षा करता है। लेकिन ये फंगस अपने शुरुआती स्टेज में इतना सूक्ष्म होता है कि चींटी के एक्सोस्केलेटन होने के बावजूद ये इसके शरीर के अंदर एंटर होने में कामयाब हो जाता है। इसे आप कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के एयरपोर्ट बैटल के इस सीन से समझ सकते हैं, जहां एंटमैन टोनी स्टार्क के सूट मतलब उसके एक्सोस्केलेटन के कमज़ोर हिस्से से होकर अंदर चला जाता है और वहां सिस्टम से छेड़छाड़ करने लगता है। अब टोनी भैया तो एंटमैन को बाहर निकाल फेंकते हैं, लेकिन हमारी भोली वाली चींटी ये नहीं कर पाती। अब जैसे ही ये फंगस चींटी के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है तो चींटी की सुरक्षा प्रणाली भंग हो जाती है। अब ये फंगस धीरे धीरे चींटी के शरीर के अंदर खुद को विकसित करने लगता है। इस समय तक भी चींटी सामान्य होती है। अब फंगस धीरे धीरे चींटी पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। ये चींटी के इम्यून सिस्टम
वह स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावित करता है। मतलब ये चींटी के सर्कुलेटरी सिस्टम से छेड़छाड़ करता है ताकि चींटी के शरीर को कमज़ोर बनाया जा सके, क्योंकि ये फंगस अब खुद तो ताकतवर हो ही चुका है। लेकिन ये चींटी के नर्वस सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करता। मतलब चींटी का दिमाग अभी तक सुरक्षित है, लेकिन जब शरीर के अंदर ऐसी ऊटपटांग हरकतें हो रही हो तो इसका असर दिमाग पर भी तो पड़ेगा। अब चींटी के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगता है। यहाँ तक पहुँचने में फंगस को लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। आपको पता ही होगा कि चींटियाँ एक तरीके की सोशल इंसेक्ट है और ये अपना हर काम कड़ी से कड़ी बना करके ही करती है और अपने समूह के साथ रहना ही पसंद करती है। अब इस फंगस के असर के कारण चींटी का स्वभाव असामान्य होने लगता है, जैसा इसका अपनी साथी चींटियों के साथ चलने वाली कतारों से बार बार भटक जाना, अपनी कॉलोनी से दूर चले जाना, खाना ढूंढने के समय के अलावा भी किसी भी समय खाना ढूंढने निकल पड़ना। अब ये फंगस चींटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसे पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। चींटी अपनी कॉलोनी से अलग होकर लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी पौधे के पत्ते पर जा बैठती है, जहां का तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि यही परिस्थिति फंगस को पनपने में मददगार होती है। चींटी के चारों ओर बारीक बाल के समान रेशे निकलने लगते हैं। यहाँ तक पहुँचने पर चींटी भी समझ चुकी है कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे अब उसके साथ क्या होने वाला है। चींटी खाना पीना पहले ही छोड़ चुकी है, तो इसके शरीर में अब इतनी भी जान नहीं बची कि कुछ कर सके और खुद को बचा सके। अब फंगस को ये बात भी पता होती है कि चींटी के शरीर में इतनी भी जान नहीं बची है कि ये पत्ती पर अपनी ग्रिप को बनाए रखे। इसीलिए ये चींटी को मजबूर करता है कि पत्ते को ज़ोर से काटे, क्योंकि जैसे ही एक बार चींटी उस पत्ते में अपने डंक गड़ाती है, ये फंगस उसके डंक को वहीं लॉक कर देता है और ये उस चींटी के द्वारा किया जाने वाला आखिरी काम था, क्योंकि इसके बाद वह मर चुकी है। अब ये फंगस चींटी के सर को फाड़कर अपना एक तंतु बाहर निकालता है। थोड़े समय में ये तंतु भी फट जाता है और अपने रेशे वातावरण में फैला देता है। जैसा ही कोई दूसरी चींटी इसके संपर्क में आती है, वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसी तरह से ये फंगस जीता रहता है और दूसरे जीव एक दर्दनाक मौत मरते रहते हैं। तो यहीं से आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि हमारी पहली वाली चींटी तक ये फंगस कैसे पहुंचा होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगल की जिस दुनिया को हम इतना खूबसूरत समझते हैं, उसका एक डरावना पहलू ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हम इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो देखिए, प्रेजेंट में तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत है। असल में हमारे शरीर पर जगह जगह ना जाने ऐसी कितनी फंगस पैदा होती रहती है, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर होती है और सामान्य सा पसीना आने पर भी नष्ट हो जाती है। लेकिन ये सब बोल करके हम अपनी दलीलें दे रहे हैं प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर में क्या पता कि ये फंगस हम इंसानों को भी दबोच ले और हमें भी ज़ॉम्बी बना दे। और इतनी बड़ी बात कहने के पीछे मैं इस बात का सहारा दूंगा कि एक समय था जब एड्स के लिए भी यही कहा जाता था कि ये तो केवल जानवरों में ही होता है। आज ये इंसानों में भी फैल चुका है और किस कदर फैला है ये हम सभी जानते हैं। मतलब कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हम इंसान भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं और हम अपने अंत से बस केवल एक संभावना भर दूर है।